जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर बिट टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो आपका वायुमंडल के पर्यावरण के दोस्तों हम घटक पढ़ रहे थे। पर्यावरण के घटक मैंने आपको बताया था कितने घटक होते हैं, यानी कि कितने तत्व होते हैं पर्यावरण के। आपके तत्व 4 होते हैं, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल। तो आप बताओगे 4। तो जिसमें से मैंने आपको बताया था एक वायुमंडल होता है और दूसरा हमारा होता है स्थलमंडल और तीसरा होता है जलमंडल। तीसरा जलमंडल, चौथा हमारा होता है जैवमंडल जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो हमने वायुमंडल के बारे में डिस्कशन कर लिया था। दूसरा हमारा जो स्थलमंडल था वो हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था हमने। थोड़ा आपको रिवीजन करा देते हैं स्थलमंडल में हमने क्या क्या जाना था। स्थलमंडल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में दोस्तों लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और लिथोस्फीयर आपका आपका जो है वो आपका पृथ्वी का बाहरी सबसे ठोस भाग होता है और यह आपका वायु के संपर्क में रहने वाला पृथ्वी का एक भाग है, लिथोस्फीयर। और पृथ्वी की इसको हम सबसे सबसे ठंडी पृथ्वी कहते हैं और इससे यहाँ पर ही जीवन, यानी कि जीवों का एक जीवन निवास करता है, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं इसमें जीवित जीव निवास करते हैं। और लिथोस्फीयर पर ही आपके पर्वत हो गए, पठार हो गए और मैदान मृदा, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैंने आपको पृथ्वी का एक भाग बताया था, एक टुकड़ा लेकर समझाया था कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर हमें समुद्री समुद्री ये वाली, यानी समुद्र जो कह सकते हो, हमारी जो पृथ्वी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, एक क्रस्ट, एक मेंटल और एक कोर। क्रस्ट में भी आपकी दोस्तों 2 टाइप की ये क्रस्ट होती है, एक ओशियन क्रस्ट कहते हैं, महासागरीय प्रॉपर्टी कहते हैं, और दूसरा यहाँ पर आपके जितने भी पर्वत पठार द्वीप वगैरह महाद्वीप वगैरह ये देखने को जो मिलते हैं ये आपके होते हैं महाद्वीपी वो प्रॉपर्टी, जिन्हें हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा दोस्तों क्रस्ट भी आपकी 2 टाइप की होती है, एक अपर क्रस्ट होता है, एक लोअर क्रस्ट होता है। इसी तरीके से मेंटल भी आपको बताया था मैंने, अपर मेंटल लोअर मेंटल होता है। नीचे कोर भी दोस्तों 2 तरीके की होती है, लोअर अपर कोर लोअर कोर। तो ये हमने डिस्कशन किया था। और आपका जो पूरा दोस्तों आपका ये लिथो आपका जो पूरा क्रस्ट है ये आपका सॉलिड होता है और आपका अपर जो मेंटल होता है यह भी आपका सॉलिड होता है। और इसके नीचे वाला जो होता है वो आपका लोअर लोअर जो मेंटल है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये लिक्विड फॉर्म में जो होता है हम इसको दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं, इसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। और इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर आपका पूरा क्रस्ट और आपका अपर मेंटल तैर रहा है। और आपका लोअर मेंटल के अंदर जितने भी पर्वत हैं चट्टान हैं वो सभी की सभी लिक्विड फॉर्म में देखने के लिए मिलती हैं और इसको हम मैग्मा कहते हैं। और ये जब दोस्तों पृथ्वी पर कई सारी प्लेटें और ये आपस में जब टकराती हैं तो ये मैग्मा दोस्तों पृथ्वी से बाहर निकल आता है और इसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी का फटना। और इसके थ्रू आपका ये जो मैग्मा जो बाहर निकलता है इसको हम लावा कहते हैं, पृथ्वी के बाहर इसको लावा कहा जाता है। और यही ठंडा होकर आपका चट्टानों के रूप ले लेता है, जो कि आपकी आग में चट्टानें वगैरह बनती हैं। और इस तरीके से हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था दोस्तों। और इसमें आपको ये भी बताया था पृथ्वी पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और फिर लोहा बताया था मैंने आपको। सर्वाधिक तत्व में दोस्तों आपका ऑक्सीजन 49.9% था। और अगर एल्युमिनियम धातु के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो धातु थी वो आपकी एल्युमिनियम थी। एल्युमिनियम जो थी 7.3% पाई जाती थी। इस तरीके से दोस्तों हमने डीपली डिस्कशन किया था स्थलमंडल के बारे में, आपको बहुत डिटेल में बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में आप जाके देखें। अब हम बात करने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर की। अब हाइड्रोस्फीयर क्या होता है दोस्तों, इसको हम जलमंडल कहते हैं। अगर हम दोस्तों एक रूट वर्ड होता है हाइड्रो, रूट वर्ड हाइड्रो होता है। हाइड्रो का मतलब होता है आपका पानी, यानी कि वाटर, यानी इसको हम जल कहते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है जल, या इसको हम पानी भी कह सकते हैं। और ये आपका हाइड्रो रूट वर्ड है जिससे मिलकर दोस्तों हाइड्रोस्फीयर बना है। और हाइड्रोस्फीयर का जो मतलब होता है वो जलमंडल होता है। और हाइड्रोस्फीयर को हम दोस्तों जलमंडल कहते हैं। और हाइड्रो का मतलब होता है जल, यानी कि ये जल पाए जाते जल हाइड्रोस्फीयर के अंदर जितने भी दोस्तों जल होते हैं वो सभी के सभी आपके जलमंडल में देखने को मिलते हैं।
अब जलमंडल में दोस्तों ये देखते हैं क्या क्या शामिल है, कौन कौन सा जल देखने को मिलता है। यानी कि ये जो जल है हाइड्रोस्फीयर में, ये जल कौन कौन सा जल शामिल है हमारे जलमंडल में, तो आप ये देख सकते हो। ये हमारे जलमंडल के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर जो जितना भी जल आपको देखने को मिलता है, पृथ्वी के ऊपर जितना भी जल देखने को मिलता है, हालांकि आपके पृथ्वी के अंदर भी देखने को मिलता है। अब जो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर जो जल देखने को मिलता है, चाहे आपका नदियों में हो, चाहे आपका तालाबों में हो, ये सभी के सभी पृथ्वी की सतह पर है। चाहे आपके झीलों में हो और आपके महासागर हो गए और आपके दोस्तों सागर हो गए, ये जितने भी तरीके के, यानी कि ये दोस्तों पृथ्वी की सतह पर जो भी जल मिलता है इन फॉर्म में, यानी नदियों के रूप में मिलता हो जल, आपके तालाबों, झीलों, महासागर और सागर सागर के रूप में जो जल देखने को मिलता है, तो एक ये आपका जल होता है। यानी कि एक हमारा इस प्रकार का जल शामिल है पृथ्वी की सतह पर। और दूसरा अगर हम दोस्तों बात करते हैं, दूसरा है आपका भौमी जल, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। अब ये अंडरग्राउंड वाटर क्या है दोस्तों, आपका जो पृथ्वी के अंदर, अब पृथ्वी के अंदर भी पानी देखने को मिलता है। पृथ्वी के अंदर पानी के मतलब आपका मतलब हो गया भौम जल, आपका कहलाता है पृथ्वी के नीचे जो जल देखने को मिले। यानी कि जैसे आप कह सकते हो कि बहुत सारे आपने कुएं देखे होंगे, कुओं में जो नल, कुओं में जो पानी मिलता है, आपका एक वो भौम जल इसको कहते हैं। और हम जो समर से निकालते हैं, मोटर से जो निकालते हैं, वो भी एक तरीके का भौम जल है। इसको हम अंडरग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। ये भी एक तरीके का आपका जल पाया जाता है पृथ्वी पर, तो ये भी हमारे जलमंडल में आएगा। यानी दोस्तों पृथ्वी के अंदर चट्टाने हैं, और जो भी हमारी पृथ्वी के अंदर चट्टाने, और आप जानते हो उनके बीच में आपका जो जल होता है वो रिसकर नीचे इकट्ठा होता जाता है। तो इस तरीके से आपके नीचे पानी भी, पृथ्वी के अंदर भी कहीं ना कहीं पानी पाया जाता है। और जिससे हम लोग समर वगैरह, समर समर से पानी खींचते हैं, नल लगाते हैं, तो वो भी आपका अंडरग्राउंड वाटर है, यानी पृथ्वी के अंदर से पानी आता है। तो ये हमारा दोस्त पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर जो चट्टाने हैं उनके बीच में ये पानी रिसकर पहुंच जाता है और यहाँ नीचे आपका इकट्ठा हो जाता है। इसे हम अंडरग्राउंड वाटर के नाम से इसको जानते हैं। अब तीसरा और है दोस्तों, और कहाँ तीसरा पाया जाता है पानी। तीसरा जो हमारा बात करें तो तीसरी जो जगह आती है वो आपका वायुमंडल आती है। तो तीसरी जो जगह है वो हमारा वायुमंडल है, और हमारे वायुमंडल में भी पानी पाया जाता है। और हमारे वायुमंडल में जो पानी है वो आपका जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। हमारे जलमंडल का ये दोस्तों भाग है, ये सभी का सभी पृथ्वी की सतह पर जो पानी पाया जाता हो, जल पाया जाता हो, भौमिक जल यानी कि भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो जल पाया जाता हो, और वायुमंडल में जो भी पानी पाया जाता है, वो सभी का सभी, जितना भी पानी है, जल है, वो सभी का सभी जलमंडल के ही भाग हैं। यानी ये दोस्तों ये जितने भी पानी है, ये हमारे जलमंडल के भाग हैं। और हमारे जलमंडल में दोस्तों संपूर्ण पानी, इतना ये आपका पूरा संपूर्ण पानी को शामिल किया जाता है। जितना भी ये पानी है दोस्तों, इस पूरे संपूर्ण पानी को हमारे जलमंडल में शामिल किया जाता है। ये पॉइंट आपको समझना है दोस्तों। जितना भी ये हमारा जल है, जितना भी हमारे जलमंडल, ये हमारे जलमंडल में जितना भी ये संपूर्ण पानी है, ये आपका चाहे पृथ्वी की सतह का हो, चाहे भौमी जल है यानी कि पृथ्वी के अंदर का हो, चाहे वायु में जो जलवाष्प के रूप में हो, ये सभी का सभी, ये पूरा संपूर्ण पानी आपका जलमंडल में ही आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। यानी कि जो हमारे जलमंडल में कितने टाइप का पानी देखने को मिलता है, आपका 3 टाइप का पानी देखने को मिलता है। ये पॉइंट आपको समझना है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर 71% जल पाया जाता है। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह पर कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था, नदियों, तालाबों, झीलों, महासागरों, सागर, इनमें जो पानी पाया जाता है, इस सबका मिला जुला के बात करें तो ये आपका 71% जल पाया जाता है। ये कितना पाया जाता है, 71% जल पाया जाता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं पृथ्वी का 3/4 भाग, पृथ्वी का 3/4 भाग पूरा जल से घिरा हुआ है। यानी अगर हम दोस्तों बात करें जल से,
3/4 भाग जो है पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। अगर हम इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जो आपका लगभग में आ जाएगा दोस्तों 71% ही आता है। यानी पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का 3/4 भाग ये हमारा पृथ्वी है, और ये पूरा मान के चलो इसके 4 भाग हैं। तो इसके ये दोस्तों मात्र मान के चलो पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, यानी कि 4 में से 3 भाग पूरा जल से घिरे हुए हैं। ये आपके 3 भाग जो है वो जल से पूरे घिरे हुए हैं। इतना पृथ्वी पर जल पाया जाता, मात्र इतनी जमीन सेफ बचती है, यानी कि स्थल के रूप में ये जो है, यानी कि पृथ्वी पर 29% स्थल है। यानी कि ये जो बचा हुआ भाग है वो आपका 29% स्थल के रूप में पाया जाता है। और हमारी पृथ्वी पर जो 71% है वो हमारा पानी पाया जाता है। और इसी 71% जल की वजह से, ये हमारी पृथ्वी पर 71% पानी के होने की वजह से, अगर हम दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर हम आसमान से देखते हैं तो हमें हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारा जल भरा हुआ है इसकी, जिसकी वजह से हमको नीली दिखाई देती है। इसलिए हम इसको पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। इसको हम पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों जो हमारी पृथ्वी की सतह पर 71% जो जल है, यानी कि जो पानी है, वाटर है, 71% जो जल है, अब मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ हो अपने आप की वो 100% होती है। कोई भी चीज़ हो वो अपने आप की 100% होती है। तो ये 71% जो जल है वो अपने आप का अभी 100% है। 71% जो जल हमारी पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है वो अपना पूरा का पूरा 100% है। और इस 100% में भी दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा कितना जल पाया जाता है, जिसमें से 97 जो परसेंटेज है, 97% है वो लवड़ी जल देखने को मिलता है, यानी कि साल्ट वाटर देखने को मिलता है, जो कि हमें महासागरों से प्राप्त होता है और सागरों से प्राप्त होता है। यानी कि 97% जल आपका लवड़ी है, यानी कि साल्टी है, यानी जो कि पीने लायक नहीं है। और 2.7% जो पानी है वो आपका मीठा पानी है, यानी कि फ्रेश वाटर है। बाकी का जो भी दोस्तों 0.3 जो परसेंटेज बचेगा वो आपका जलवाष्प में चला जाएगा। ये आपका जलवाष्प में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं इस मीठे पानी की। और ये जो मीठा पानी है ये भी आपका पूरा का पूरा पीने लायक नहीं है। ये पूरा पीने लायक नहीं है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब इसमें से भी अगर हम बात करें, ये दोस्तों 2.7% है, वाटर है। ये भी अपने आप का 100% है। अगर ये भी हम इसको भी अपने आप में 100% मानते हैं, तो इस 100% में से दोस्तों जो 70% है, 70% जो जल है वो आपके हिमनद के रूप में पाया जाता है। जैसे कि दोस्तों आपकी जो बर्फ़ की चट्टानें बनी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें जो बनी होती हैं, उस रूप में, यानी कि बर्फ़ की चट्टानों के रूप में 70% पानी पाया जाता है। जैसे कि आपका पूरा आर्कटिक हो गया और अंटार्कटिक, और आपके हिमालय के जो हिमनद हैं वो सभी के सभी बर्फ़ के खंडों से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ पर अंटार्कटिक, पूरा अंटार्कटिका में बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलती है, और हिमालय के जो हिमनद हैं, हिमालय के जो पर्वत हैं, वहाँ पर भी बर्फ़ देखने को बहुत मिलती है। तो ये आपकी 70% जो जल है वो हिमनद के रूप में देखने को मिलता है। और बाकी का 30% जो जल है वो आपका मात्र पीने लायक है, यानी पीने के लिए है। यानी कि दोस्तों 2.7% का अगर हम बात करें, उसका भी आपका 30% ऐसा जल है जिसको हम पी सकते हैं। उसमें से आपका जो 70% ऐसा जल है जो कि हिमनद के रूप में, यानी कि बर्फ़ के बड़े बड़े खंडों के रूप में देखने को मिलता है। अब पीने के लिए ये 30% है। ये दोस्तों अब बात करते हैं पीने का जो ये पानी है किस किस रूप में मिलता है हमें, किस किस रूप में अगर मिलता है दोस्तों। रूप की बात करते हैं तो ये पीने का जो पानी है, सबसे पहले इसके जो स्रोत हैं, इसके स्रोत क्या क्या हैं वो आप देख सकते हो। पहला तो नदियों से हमको प्राप्त होता है ये पानी पीने का, दूसरा झीलों से, और तीसरा आपका तालाब हो गए,
और चौथा आपका भूमि जल, जो कि पृथ्वी के अंदर देखने को मिलता है। आपका नदी हो गई, तालाब हो गए, झीलें हो गई, और भूमि जल, यानी कि भूमि जल को हम अंडरग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो पानी पाया जाता है उसको हम भूमि जल कहते हैं। अब आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको, आपका जो जल है आपका जो जल है वो 71%, पूरे 71% जल पाया जाता है। फिर उसके बाद उसका 100% अपने आप का 100% है। 100% आपका मान के चलो 71% आपका जल पाया जाता है, जिसमें से आपको 100% मानना ही है अपने आप में। जिसमें से अगर हम बात करें तो आपका ये 97% आपका ये जल पाया जाता है लवड़ी फॉर्म में, और बाकी का 2.7% पाया जाता है आपका वाटर के फॉर्म में, यानी कि मीठा पानी, फ्रेश वाटर। और इसका भी दोस्तों आपका 70% ऐसा है जल है जो कि हिमनद के रूप में, बर्फ के रूप में पाया जाता है, बड़े बड़े खंडों के रूप में जमा हुआ देखने को मिलता है। और आपका 30% ऐसा जल है जो कि सिर्फ पीने के लायक है, वो भी 2.47% के 2.7% जो कि हमारा मीठा पानी है, फ्रेश वाटर, उसका भी दोस्तों 30% ही पीने के लायक पानी बचा हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों जल की बात हो रही है, जलमंडल की बात हो रही है, हाइड्रोस्फीयर की बात हो रही है, तो जल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाइड्रोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो यानी कि यानी कि हम जल की जब बात करते हैं तो जल के लिए एक जागरूकता भी अभियान चलता है। जागरूक होने के लिए जल को बचाना चाहिए, जल को सेव करना चाहिए, जल को किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, उसके लिए दोस्तों अवेयरनेस फैलाने के लिए दिन भी मनाया जाता है। इसलिए जो दिन मनाया जाता है जिसको हम विश्व जल दिवस के नाम से जानते हैं, जो कि आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को यह विश्व जल दिवस देखने को मिलता है। और यह दोस्तों जल जो है वो आपका जल सार्वभौमिक विलायक है, जिसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है दोस्तों, कि यह जल जो है वो आपका सब में घुल जाता है, सबके साथ घुल जाता है। आप इसमें कुछ भी मिलाओगे वो दोस्तों सबको घोल लेता है अपने आप में। पानी में अगर हम कोई भी चीज़ डालते हैं या कुछ भी डालते हैं, चाहे आपका नींबू डालें, चाहे आपका चीनी डालें, चाहे आपका नमक डालें, कुछ भी डालें, वो सबका सब इसमें दोस्तों घुल जाता है। इसलिए हम इसको सार्वभौमिक विलायक कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जल का क्वथनांक जो होता है वो आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको हम क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और अगर हम सेल्सियस में देखें तो ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, अगर क्वथनांक के बारे में बात करें कि जिस ताप पर आपका कोई भी द्रव हो या कोई जल हो जो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही हम क्वथनांक कहते हैं। यानी कि जिस ताप पर आप कह सकते हो, एक ताप होता है जिस ताप पर आपका द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो, आपका द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम क्वथनांक कहते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब कुछ भी ताप हो सकता है, यानी कि जल का क्वथनांक जो है 212 फ़ारेनहाइट है। इस तापमान पर आपका जो जल है वो आपका गैस में परिवर्तित हो जाता है, या कोई द्रव है वो आपका गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब दोस्तों जल की जो सर्वाधिक डेंसिटी होती है, सर्वाधिक जो घनत्व देखने को मिलता है, वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर देखने को मिलता है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो पानी है, पानी सबसे ज़्यादा पास में आ जाता है। पानी वो है आपका सबसे ज़्यादा पास में आ जाता है, यानी इसके जो पानी के जो अणु हैं वो आपके सबसे नज़दीक आ जाते हैं। इसके अणु सबसे ज़्यादा पास पास आ जाते हैं, इसलिए हम उसको घनापन कहेंगे। आप घनापन भी कह सकते हो या उसको डेंस कह सकते हो। यानी कि ये मान के चलो अभी पानी के दूर दूर ये कुछ अणु हैं, और आपका 4 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, तापमान है, तो आपका जल है, जल के जो अणु हैं वो बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे, बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं इसको डेंस, यानी कि घनापन बहुत देखने को मिलता है। पानी के जो अणु होते हैं वो सबसे ज़्यादा पास पास आ जाते हैं।
और जब ये पास पास जब आ जाते हैं तो दोस्तों इनकी जो आयतन होता है, वॉल्यूम भी बहुत कम हो जाता है। यानी कि जल का आयतन जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम हो जाता है, सबसे ज़्यादा कम हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। वॉल्यूम जो होता है कम हो जाता है। ये पॉइंट ऐड नहीं किया है, मैं आपको ऐड करके बता दे रहा हूँ। जल का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम हो जाता है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो जो जल का हिमांक बिंदु होता है, जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस और 32 फ़ारेनहाइट होता है। और जिसको हम दोस्तों, जो कि आप कह सकते हो हिमांक का जो मतलब होता है, हिमांक का मतलब आप कह सकते हो बर्फ, किसी चीज़ का बर्फ में बदलना। बर्फ में इजी वे में आप समझ सकते हो बदलना, यानी कि जो द्रव होता है, यानी कि पानी का बर्फ में बदलना ही आपका हिमांक कहलाता है। जिस पॉइंट पर आपका पानी बर्फ में बदल जाता है उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि आपका जो भी डिग्री सेल्सियस है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। और जिसे हम 32 फ़ारेनहाइट कहते हैं, यानी कि कहते हैं। और 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो पानी होता है वो बर्फ में बदल जाता है। तो इसलिए पानी का अगर हम बर्फ में बदलने का अगर हिमांक बिंदु जाने तो वो आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 32 फ़ारेनहाइट। और मैंने आपको क्वथनांक क्या बताया था दोस्तों? क्वथनांक का मतलब क्या बताया था? जब आपका जो द्रव है, जब द्रव यहाँ पर ये पानी बर्फ में बदल जा रहा था हिमांक में, और आपका क्वथनांक में क्या था, यहाँ जो द्रव था वो गैस में परिवर्तित हो जा रहा था। यानी कि क्वथनांक का मतलब द्रव का गैस में बदलना, और हिमांक का मतलब आपका द्रव का बर्फ में बदलना आपका हिमांक कहलाता है, और द्रव का गैस में बदलना आपका क्वथनांक कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप बात करते हैं, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है? जिसे हम जल चक्र या जली चक्र के नाम से जानते हैं, और इसको अंग्रेजी में दोस्तों हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कह सकते हो, आप जली चक्र कह सकते हो, या इसको जल चक्र कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अब ये जली चक्र जो होता है वो दोस्तों आपका अलग अलग अवस्थाओं में देखने को मिलता है। जल की कुछ अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं में ये देखने को मिलता है हमको जली चक्र, जो कि आपकी जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्था में ये जली चक्र देखने को मिलता है, ठोस, द्रव और गैस। ये आपकी जल की जली चक्र है, ये 3 अवस्थाओं में देखने को मिलता है हमको, ठोस, द्रव, गैस। और अगर हम दोस्तों जली चक्र की डेफिनेशन के बारे में बात करें कि जल होता है वो पृथ्वी पर विभिन्न अवस्थाओं में पर संचरित होता रहता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो जल है कभी आपका गैस में बदलेगा, गैस से फिर आपका द्रव में बदल जाएगा, फिर आपका ठोस में, ठोस से द्रव में। इस तरीके से पृथ्वी पर जो आपका जो जल है वो पृथ्वी पर आपका विभिन्न अवस्थाओं में पर संचरित, यानी कि आपका चेंज होता रहता है। इसको ही हम जल चक्र के नाम से, यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों जल आपका किन किन रूपों में बदलता है, यानी कि जल अपने जो बदलता है, यानी कि आप कहो जल किस किस के रूप में बदलता है, किन किन रूप में बदलता है, तो आपका जल के रूप बदलने के आपके 4 स्टेप हैं। जल के जल के दोस्तों आपके रूप बदलने के आपके 4 स्टेप हैं, यानी कि 4 स्टेप्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, या आप वाटर साइकिल कह सकते हो। अब जल के रूप बदलने के 4 स्टेप कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करते हैं। तो एक पहला जो स्टेप है वो है आपका बाष्पन। पहला स्टेप क्या है? बाष्पन है। और बाष्पन के बारे में बात अगर हम करते हैं, बाष्पन को हम क्या है, बाष्पन को अगर हम दोस्तों बात करें, बाष्पन में भी आपकी 2 चीज़ें शामिल होती हैं। बाष्पन आपका वेपर, और इसकी आपकी वेपर है, इसकी भी 2 चीज, इसमें भी 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक बाष्पीकरण और एक बाष्पोत्सर्जन। अगर हम दोस्तों बाष्पन ये जो हमारा है, ये इसके अंदर 2 चीज़ आती हैं, बाष्पीकरण जिसे हम एवेपोराइजेशन कहते हैं, एवेपोरेशन कहते हैं, और बाष्पोत्सर्जन को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और बाष्पन जो होता है वो आपका पानी को बाष्प में बदलता है। बाष्पन का मतलब अगर समझे हम, तो पानी को
वाष्प में यानी गैस में बदलता है। वाष्प में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना ही आपका वाष्पन कहलाता है। और ये आपका जो पानी का वाष्प में जो बदलता है उसके आपके इसके बदलने के दो तरीके हैं। एक तो बाष्पीकरण के द्वारा बदलता है और एक बाष्पोत्सर्जन के द्वारा बदलता है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। वाष्पन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन। और वाष्पन का जो मतलब होता है वो पानी का वाष्प में बदलना होता है। और इस पानी का वाष्प में बदलने के दो तरीके हैं। एक तो बाष्पीकरण जिसे हम एवेपोरेशन कहते हैं। अब बाष्पीकरण क्या होता है दोस्तों, यह बाष्पीकरण जो होता है वो खुली सतहों पर होता है। बाष्पीकरण जो होता है वो खुली सतहों पर होता है। ये खुली सतह कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी? खुली सतहों का मतलब आप कह सकते हो, खुली सतह आप कह सकते हो जैसे आपकी नदियां होंगी, नदियां हैं, तालाब हैं, सागर हैं और महासागर हैं, आपकी नहर हैं। ये सभी जो हैं आपके खुली सतहों पर पाई जाती हैं, यानी कि इनकी यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर पाई जाती हैं। नहर हो गई। तो ये बाष्पीकरण खुली सतह पर होता है, यानी कि जैसे कि ये हमारा सूर्य है, सूर्य देवता जी हैं। और सूर्य का जब प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर जो भी ये पृथ्वी पर जाता है, नदियों पर जाए या तालाबों पर जाए, सागरों पर, सागरों पर जब पृथ्वी सूर्य का प्रकाश जाता है तो इसका जो नदियों का इन सब का जो पानी होता है वो दोस्तों आपका गर्म होता है। और जब पानी गर्म होता है तो आपका पानी गर्म होकर आपका आसमान में उड़ जाता है। पानी जो गर्म होता है और पानी गर्म होकर ये आसमान में आपका ऊपर की ओर चला जाता है। इसको हम वाष्प कहते हैं, यानी कि पानी का पानी का वाष्प में बदलना। तो ये खुली सतह पर आप देख सकते हो, खुली सतह पर इस तरीके से पानी का वाष्प में बदल जाना। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, नदियों तालाबों का जो पानी होता है वो गर्म होकर आसमान में ऊपर की ओर चला जाता है। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों वाष्पन का, यानी पानी का वाष्प में बदलना, वो आपका वाष्पोत्सर्जन है। और वो जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यह हमें पौधों में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं, पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से पौधे अपने पत्तियों के माध्यम से पानी का उत्सर्जन करते हैं। इनमें दोस्तों देखा होगा आपने आपने ठंडों में भी देखा होगा, कुछ पेड़ अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं क्योंकि उनमें पानी खत्म हो जाता है, पानी उड़ जाता है। और आपने देखा भी होगा, जो कैक्टस पेड़ होते हैं जो मरुस्थलों में उगते होते हैं, वो अपना पानी का यानी पानी का वाष्प में ना बदल जाना, इसलिए वो अपने अपने जो रूप को यानी अपने स्ट्रक्चर को कांटों में तब्दील कर लेते हैं, जिससे कि उनका बाष्पोत्सर्जन ना हो सके। तो ये दोस्तों बाष्पोत्सर्जन का मतलब यही होता है कि पानी का वाष्प में बदल जाना। तो ये पेड़ों के अंदर देखने को मिलता है, पेड़ों में होता है बाष्पोत्सर्जन, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों के माध्यम से पानी का उत्सर्जन करते हैं। तो यह आपका बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब दोस्तों ये हमारा बाष्पोत्सर्जन ही आपको समझ में आया होगा। बाष्पोत्सर्जन में भी पानी का वाष्प में बदल जाना। अब ये जो हमारा वाष्पन हो जाता है, यानी कि हमारा जो द्रव है वो गैस में जब बदल जाता है ऊपर आसमान में पहुंच के। अब ये वाष्पन में जो दोस्तों क्या मैंने आपको बताया, द्रव का गैस में ये परिवर्तन हो जाता है। और ये जो गैस होती है हमारी ऊपर उड़कर ये वायुमंडल में पहुंच जाती है। ये हमारी जो गैस होती है वायुमंडल में चली जाती है। और वायुमंडल में मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल में क्या होता है, कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ आपका टेम्परेचर कम हो जाता है। ऊंचाई के साथ ऊंचाई के साथ जो टेम्परेचर होता है वो आपका कम हो जाता है। ऊंचाई जब होगी तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी देखने को मिलती है और ये जो गैस होती है फिर से आपकी ये द्रव अवस्था में बदल जाती है। टेम्परेचर कम होने की वजह से फिर से ये गैस जो यहाँ पर पानी का वाष्प होकर वायुमंडल में उड़ा है, वहाँ टेम्परेचर कम होने की वजह से वो गैस आपकी द्रव में बदल जाती है। और ये जब गैस द्रव में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन। और इसे हम कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब आपकी जो गैस होती है जब वो आपका द्रव अवस्था में बदल जाता है
उसको हम संघनन कहते हैं। अब दोस्तों जो गैस होती है वो आपकी गैस कहीं ना कहीं इसके जो छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो आपकी द्रव अवस्था में बन जाती हैं। गैस आपकी छोटी छोटी यानी कि ड्रॉपलेट्स में बन जाती हैं, यानी कि चेंज हो जाती हैं। अब ये दोस्तों जो आपकी ड्रॉपलेट्स होती हैं ये एक तरीके से जब धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू होती हैं, आपकी जो धीरे धीरे ये ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। तब ये धीरे धीरे इकट्ठा होकर ये जब आपका बादलों का निर्माण कर लेती हैं, और ये जब ये बादल बनने लगते हैं, और बाद में जब ये दोस्तों बादल अब बनने लगने के बाद जब ये बादल यहाँ बन जाएंगे, ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होने लगते हैं, और जब ये बादल आपके डेंस हो जाते हैं, ये आपके बादलों की जब डेंसिटी जब बढ़ जाती है, आपके इन इन बादलों की जब डेंसिटी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब ये दोस्तों आपका प्रेसिपिटेशन कहलाता है। बादलों की जब यानी कि जब बादलों की जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो फिर ये बादलों की जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये बादल जो होते हैं फिर वो अब अवक्षेपण के माध्यम से पानी पानी के द्वारा ये बरसने लगते हैं। अवक्षेपण जो हमारा है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, इसके माध्यम से पानी द्वारा ये आपके बरसने लगते हैं। ये बहुत घने बादल जो होते हैं, डेंसिटी इनकी बढ़ जाती है, तो इन तब फिर इसके बाद जब ये इनकी डेंसिटी जब ये बढ़ जाएगी तो दोस्तों इनके बाद हमारा जो शुरू होता है वो आपका अवक्षेपण होता है। तब हमारा अवक्षेपण स्टार्ट होता है, और इस अवक्षेपण के माध्यम से आपका पानी द्वारा ये बरसने लगता है। अब ये पानी जो होता है वो आपका वर्षा के रूप में बरसता है, आपका ओलों के रूप में बरसता है, और फिर आपका स्नोफॉल के रूप में बरसता है। और जब ये फिर से दोस्तों बरसता है तो फिर से ये चौथे स्टेप में ये हमारी पृथ्वी पर आता है, और पृथ्वी पर आने के बाद ये हमारी सतहों पर इकट्ठा फिर से होने लगता है। जो सरफेस और रन ऑफ है दोस्तों, फिर से ये हमारी सतहों पर इकट्ठा होने लगता है, और फिर से यही प्रक्रिया सूर्य की किरणों का पड़ना, फिर वाष्प में बदलना, फिर दोस्तों इसके फिर आपके छोटे छोटे ड्रॉप्स बनना, यानी कि गैस का द्रव में बदलना, फिर ये कंडेंसन होता है, फिर बादल बनते हैं दोस्तों। बादल बनने के बाद फिर धीरे और घने बादल बनते हैं, तो फिर अवक्षेपण स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका अवक्षेपण के माध्यम से फिर वर्षा होने लगती है। तो इस तरीके से ये क्रिया चलती रहती है। उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आए होंगे सब के सब। अब हम बात करते हैं कृत्रिम वर्षा की दोस्तों। कृत्रिम वर्षा क्या होती है? इसको हम मेघ मेघ बीजन के नाम से भी जानते हैं, या क्लाउड सीडिंग के नाम से भी इनको हम जानते हैं। अब दोस्तों कृत्रिम वर्षा के बारे में बात करते हैं, तो कृत्रिम वर्षा क्या होती है कि जो हमारे जो बादल होते हैं, आपने देखे होंगे बादल जो होते हैं वो हमारे आकाश में तैर रहे होते हैं। हमारे जो बादल होते हैं वो आकाश में तैर रहे होते हैं, लेकिन ये जो बादल होते हैं वो आपके दूर दूर तक होते हैं। ये बादल जो होते हैं वो आपके दूर दूर हैं, और आपका पानी का जो वाष्प में बदलना, ये नहीं, ये तो आपका रोजाना वाष्पन होता रहता है, और आकाश में ये पानी वाष्पित होकर गैस में पहुंचता रहता है। तो और ऊपर का जो हमारा टेम्परेचर है वो कम होने की वजह से वहाँ पर आपकी बादलों की जो है वो डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। फिर आपकी जब बरस तभी फिर आपकी वर्षा होती है। लेकिन आपका दोस्तों जब हम कृत्रिम वर्षा कराते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने के बाद क्या होता है, कृत्रिम तरीके से जब हम कराएंगे तो ये जो बारिश, मान के चलो यहाँ पर आपकी बारिश हमने ये बादल यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। अब जब हमको लग रहा है कि अब 10 दिन बाद वर्षा हो सकती है, 10 दिन बाद ये बारिश हो सकती है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये बारिश जो है ये पहले ही 10 दिन पहले ही हो जाए बारिश, यानी कि 10 दिन बाद होगी। तो हम चाहते हैं कि आज ही हो जाए। अगर हम आज की कंपैरिजन में बात करेंगे तो हम ये आप जब 10 दिन बाद होने वाली है, अगर हम आज बारिश करा लेते हैं तो ये आपकी कृत्रिम वर्षा कहलाती है। तो आपकी ये दोस्तों कृत्रिम वर्षा कहलाती है। और इस वर्षा को हम करवा कैसे सकते हैं? कुछ रॉकेट हो गए, कुछ वायुयान हो गए, उनके उनके अंदर हम एक दोस्तों सिल्वर आयोडाइड नाम का एक आपको मिक्सचर होता है, आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड को हम भर लेते हैं रॉकेटों में या वायुयानों में,
और फिर जब जाते हैं तो बादलों के ऊपर इसको छिड़कवा देते हैं, बादलों के ऊपर इसको छिड़कवा देते हैं। फिर आपके ये जो बादल होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा डेंसिटी आ जाती है, डेंसिटी बढ़ती है, और फिर उनकी वजह वजह से ये आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बनने लगते हैं, बहुत बन जाते हैं, जिससे कि ये बारिश जो 10 दिन बाद होने वाली थी फिर ये आपकी 10 दिन पहले ही हो जाती है। इस तरीके को दोस्तों हम कृत्रिम वर्षा कहते हैं। यही लिखा है पॉइंट, रॉकेट या वायुयान के द्वारा सिल्वर आयोडाइड या एजीआई के द्वारा इसको कराया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारे महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता क्या है? सैलिनिटी ऑफ ओशियंस, यानी कि वो महासागरों की लवणता क्या क्या है, देखने को मिलती है कितनी कैसे। तो जो हमारे समुद्र के पानी है, समुद्र के पानी में जो दोस्तों जितने भी लवण घुले हुए होते हैं, हमारे समुद्र के पानी में जो लवण घुले हुए हैं उनके रेशियो को हम दोस्तों हम महासागरीय लवणता के नाम से जानते हैं। यानी हमारे जो समुद्र का जो पानी है उसमें जितने भी आपके साल्ट घुले हुए हैं उनके रेशियो को हम महासागरीय लवणता कहते हैं। यानी कि मान के चलो हमारे सागर में अगर हम दोस्तों 1,000 ग्राम अगर पानी ले लेते हैं तो उसमें से आपका 30 ग्राम में का आपका लवण पाया जाता है। तो आप दोस्तों कह सकते हो कि हम इस लवणता को हम किस तरीके से व्यक्त करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। तो डेफिनेशन आपको देख सकते हो, सागर के जल में घुले लवण यानी कि साल्ट भी कह सकते हो के अनुपात को हम महासागरीय लवणता कहते हैं, और लवणता को ग्राम प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। तो ग्राम प्रति हजार में कैसे व्यक्त करते हैं? 30 ग्राम अपॉन 1,000। यानी दोस्तों 1,000 ग्राम जल में हमारा 30 ग्राम लवण निकलता है। यानी कि हम इस तरीके से लवणता को ग्राम प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। जहाँ मान के चलो जैसे यदि हमारा अगर हम 1,000 किसी भी सागर में से अगर हम 1,000 ग्राम जल ले लेते हैं तो इसमें से हमारा जो लवण निकलेगा, जो साल्ट निकलेगा, वो 30 ग्राम निकलेगा। तो हम इसको जो लिखेंगे वो आपका इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि हमारा जल है 1,000 ग्राम और इसमें से 30 ग्राम आपका 30 ग्राम आपका नमक निकला है। तो इसको व्यक्त करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, लवणता को ग्राम प्रति हजार में व्यक्त करने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर हम दोस्तों औसत के बारे में बात करें, औसती जो महासागरीय लवणता वो 35 ग्राम है। क्योंकि दोस्तों अलग अलग जो महासागर है उनमें अलग अलग आपके अलग अलग कहीं कितना भी लवण निकलता है, कहीं कितना भी लवण निकलता है। तो इन सबका एक रेशियो मान लिया गया है, इनका सबका एक अनुपात मान लिया गया है कि औसत में एवरेज में हम इतना मान के चलते हैं। किसी में दोस्तों 30 निकलता है, तो किसी में 25, किसी में 40, तो किसी में 30, किसी में 35, किसी में 45, किसी में 25। तो इस तरीके के इनका सबका जो रेशियो निकलेगा वो 35 ग्राम निकलेगा। यानी कि सब में से अगर हम 1,000 ग्राम पानी लेते हैं तो किसी में से कितना भी निकलता है, किसी में से कितना भी, किसी में से कितना भी। तो इस तरीके से हमने एक एवरेज माना है, तो उसको ही बताना चाह रहे हैं कि औसत महासागरीय जो लवणता है वो 35 ग्राम है। यानी दोस्तों महासागरीय जो हमारा 1,000 ग्राम अगर हम जल लेंगे, महासागर में से 1,000 ग्राम जल लेते हैं तो उसमें से हमारा 35 ग्राम जो है वो साल्ट मिलेगा हमको। 35 ग्राम की लवणता देखने को मिलेगी। और एवरेज में आप जान सकते हो कई सारे महासागरों में से कंपैरिजन किया जाता है, कहीं से कितने भी 1,000 ग्राम जल लेते हैं और अलग अलग महासागरों से 1,000 ग्राम जल लिया जाता है, फिर वहाँ से निकाला जाता है कितना आपका साल्ट निकलता है। तो फिर उनका एवरेज एक निकाला जाता है, तो एवरेज में हम बात कर सकते हैं 35 ग्राम आपकी लवणता देखने को मिलती है। और इस लवण के अंदर दोस्तों कौन कौन से आपके तत्व देखने को मिलते हैं, कौन कौन सा यहाँ पर सबसे ज़्यादा लवणता मिलती है? हमारे जो दोस्तों महासागर है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा लवण मिलता है वो भी देख लेते हैं। आपका जो लवण है, लवण का नाम है वो आपका एक पहला सोडियम क्लोराइड है जो कि आपका 27.213 ग्राम देखने को मिलता है। और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो आपका 3.807, मैग्नीशियम सल्फेट है 1.658, पोटेशियम सल्फेट है 0.863 और कैल्शियम सल्फेट है 1.260, कैल्शियम कार्बोनेट है 0.123, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है आपका 0.076। तो इस तरीके से अगर हम लवणों का योग करेंगे तो हमारा 35.00 यानी 35 हमारा ग्राम यानी कि ग्राम लवणता देखने को मिलती है।
तो इसलिए हम एवरेज एवरेज में अगर हम बात करेंगे इन सबको जब जोड़ते हैं तो हमारा 35 ग्राम आता है। तो इस 35 ग्राम में भी लवण जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो सोडियम क्लोराइड देखने को मिलता है। और दूसरे नंबर पर मैग्नीशियम क्लोराइड, आपको ये याद रखना है, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, पहला 27.213 और दूसरा है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड 3.807। ये हमारे दोस्तों लवणता देखने को मिल गई। अब बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी पर कहाँ सबसे ज़्यादा लवणता देखने को मिलती है। पृथ्वी के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारी पृथ्वी है। और हमारी पृथ्वी पर दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर ये बीच में इक्वेटर है। ये हमारी पृथ्वी पर ये बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री पर, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो आपका उत्तरी ध्रुव पर और हमारी दक्षिणी जो ध्रुव है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ऊपर आपके ध्रुव ध्रुव हैं। और यहाँ पर हमें जो पानी मिलता है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो जल होता है वो जमा हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे भी जमा हुआ है जल, यानी कि फ्रीज टाइप का है। और यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर ये हमारी विषुवत रेखा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा तापमान रहता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन होता रहता है, ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर लवणता लवणता नहीं पाई जाती है। और यहाँ पर हमारे ध्रुवों पर पानी जमा हुआ देखने को मिलता है। जमा हुआ जो पानी होता है वो आपका मीठा पानी होता है, ये आपका मीठा पानी होता है। और यहाँ पर दोस्तों लवणता नहीं पाई जाती है आपके भूमध्य रेखा पर। तो जो पाई जाती है वो आपकी दोस्तों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के आपके 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा लवणता देखने को मिलती है। और दक्षिणी गोलार्ध में आपके दोस्तों 20 डिग्री से 40 डिग्री पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा लवणता देखने को मिलती है। अब वही पॉइंट है, इक्वेटर से ध्रुवों पर जाने पर लवणता में कमी आती है। अगर हम दोस्तों यहाँ से जाते हैं आपके इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ तो हमें लवणता देखने बहुत कम होती चली जाती है, चाहे आपका उत्तरी ध्रुव, चाहे आप उत्तरी गोलार्ध, चाहे दक्षिणी गोलार्ध। और इक्वेटर पर अधिक तापमान होने की वजह से यहाँ पर अधिक बाष्पीकरण होता है, अधिक वेपराइजेशन होता है। और यहाँ पर अधिक वर्षा भी होती है, जिसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक लवणता नहीं पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। आपकी ध्रुवों पर लवणता नहीं पाई जाती है और आपकी भूमध्य रेखा पर लवणता नहीं पाई जाती है। यहाँ पर नहीं पाई जाती है और भूमध्य रेखा पर नहीं पाई जाती है। और यहाँ आपके दोनों ध्रुवों पर लवणता नहीं पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। और सर्वाधिक जो लवणता पाई जाती है वो आपकी 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक, 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में आपकी सर्वाधिक लवणता देखने को मिलती है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। अब दोस्तों झील देख सकते हैं, किस झील में सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। आपकी एक झील है बॉन झील। बॉन झील जो कि आपकी तुर्की में, यहाँ पर जो लवणता देखने को मिलती है 330 ग्राम देखने को मिलती है। यानी कि 1000 ग्राम पानी में लेते हैं अगर हम, 1000 ग्राम पानी में से अगर 330 ग्राम लवणता निकलती है। और इसलिए ये आपका सर्वाधिक खारे पानी की झील है। सर्वाधिक खारे पानी की जो झील है वो आपकी बॉन झील है, जो कि तुर्की में है। दूसरा आपका मृत सागर है, ये दूसरा खारे पानी की जगह दोस्तों सागर है। ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा के मध्य में स्थित है, जहाँ पर लवणता जो है वो आपकी 300 ग्राम देखने को मिलती है। दूसरी भारत में सांबर झील है, जहाँ पर सर्वाधिक लवणता देखने को मिलती है, जो कि राजस्थान में। और दूसरी आपकी चिल्का है दोस्तों, ये भी आपकी चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील के बारे में बात करें तो आपकी उड़ीसा में चिल्का झील हो जाएगी। और आपके पानी के बेसिस पे जलमंडल में दोस्तों बात कर रहे हैं तो जलमंडल में आपके महासागर भी आते हैं, जो देख सकते हो 5 कौन कौन से, ट्रिक से याद रख सकते हो। पैसा, PAISA, पैसा से यानी P से प्रशांत महासागर, और A से अटलांटिक महासागर, I से हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर S से, और A से आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर है जो कि आपका पहला सबसे बड़ा गहरा महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर जो है वो आपका अटलांटिक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा
महासागर है वो आपका हिंद महासागर है। चौथा जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका दक्षिणी महासागर है। पांचवा जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका आर्कटिक महासागर है। इस तरीके से आपका दोस्तों जलमंडल हमने इसमें कवर किया है। और आप अब आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। अगर ये दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।